आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आगे देखते हैं। द्विरूप वर्ग धारा की विशेषताएं। द्विरूप वर्ग धारा की विशेषताएं क्लास चल रही थोड़ी देर, तो अब इसमें अपन देखते हैं। तो पूर्व का वर्ग करते हुए संख्या स्थान संख्यात स्थान आगे जाकर संख्यात स्थान आगे जाकर क्या मिलता है अपन को? जघन्य परिता संख्यात की वर्ग शलाकाएँ, अर्धच्छेद, प्रथम वर्गमूल और जघन्य परिता संख्यात प्राप्त होता है। ठीक है। और उसके आगे जाएंगे तो जघन्य युक्ता संख्यात मिलेगा, फिर आवली मिलेगी, आवली, प्रतरावली। तो ये सारी संख्याएं अपन को प्राप्त होती जाएंगी। नोट, जो राशि विरलन और देय के विधान से उत्पन्न होती है उस राशि की वर्ग शलाकाएँ और अर्धच्छेद इस धारा में प्राप्त नहीं होते। विरलन देय अपन समझ ही गए, समवर्गित। ठीक है, समवर्गित, जिसको अपन दूसरी भाषा में कहते हैं समवर्गित। ठीक है। और शास्त्र की भाषा में विरलन और देय। समवर्गित का मतलब विरलन देय की बात है। समवर्गित माने 256 है, जैसे माने 256 पावर लगी इस पर। तो इसका मतलब है कि समवर्गित माने ये 256 से 256 बार वर्ग करना है, इसका गुणा करना है। ठीक है। तो इसको समवर्गित कहते हैं। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, विरलन करके भी लिख सकते हैं। हाँ, एक ही बात है। 256 लिख दो इस पर, तो ये वही एक ही बात है। ठीक है। तो ये विरलन देय से जो संख्या उत्पन्न होती है वो इस धारा में उसकी वर्ग शलाकाएँ और अर्धच्छेद प्राप्त नहीं होते। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शंका, आवली की वर्ग शलाकाएँ व अर्धच्छेद इस द्विरूप वर्ग धारा में क्यों प्राप्त नहीं होते? तो समाधान माने आवली कितनी बड़ी होती है? आवली में कितने समय होते हैं? असंख्यात। कितने असंख्यात? कौन सा असंख्यात? हमने बतलाया था, हैं? जघन्य युक्ता संख्या, जघन्य युक्ता संख्या। और जघन्य युक्ता संख्या तो कैसे प्राप्त होता है? तो विरलन और देय से, है ना। अगले वाले कमरे में अभी 3 बजे मिलेंगे। हाँ, जघन्य युक्ता संख्या तो कैसे प्राप्त होता है? विरलन और देय करने से। ठीक है। जघन्य परिता संख्यात का विरलन और उसी को दे करके गुणा करें आपस में, तो जघन्य युक्ता संख्यात प्राप्त होता है। तो इसलिए जघन्य युक्ता संख्यात विरलन और देय से प्राप्त होता है, इसलिए इसकी वर्ग शलाकाएँ और अर्धच्छेद इस धारा में प्राप्त नहीं होते। यह माना कि आवली का प्रमाण 256 है। ये मानक मान लिया इन्होंने, माना आवली का प्रमाण क्या है? 256। ठीक है। तो इसके अर्धच्छेद कितने होंगे? 8। अर्धच्छेद कितने आएंगे इसके? 8। ठीक है। अर्धच्छेद इसके 8 आएंगे। ठीक है। तो और वर्ग शलाकाएँ इसकी कितनी आएंगी? 3 आएंगी। कि 8 के आधे 4, 4 के आधे 2 और 2 के आधे 1, तो 3 वर्ग शलाकाएँ आएंगी। तो ये 3 वर्ग शलाकाएँ हुई जो कि इस धारा में प्राप्त नहीं हैं। ये इस धारा में प्राप्त नहीं होंगी। ठीक है। आवली की वर्ग शलाकाएँ व अर्धच्छेद प्राप्त नहीं होते। अब प्रतरावली से असंख्यात स्थान
असंख्यात स्थान आगे जाकर अद्धा पल्ल की वर्ग शलाकाएँ। आवली से असंख्यात स्थान आगे जाएंगे वर्ग करते करते तो क्या मिलेगा? पल्ल की अर्ध शलाकाएँ, पल्ल की वर्ग शलाकाएँ, अद्धा पल्ल की वर्ग शलाकाएँ। ठीक है। और उससे असंख्यात स्थान आगे जाएंगे तो अद्धा पल्ल के अर्धछेद, और उससे असंख्यात स्थान आगे जाएंगे तो उसका प्रथम वर्गमूल, और एक बार वर्ग करने पर क्या मिलेगा? अद्धा पल्य। माने अद्धा पल्य कितना बड़ा हो गया? अद्धा पल्य कितना बड़ा हो जाता है? दो का गुणा करते करते वर्ग करते करते असंख्यात स्थान आगे निकल जाएं तो उसकी वर्ग शलाकाएँ भी असंख्यात होती हैं, अर्धछेद भी असंख्यात होते हैं। अब जब ये सब असंख्यात होते हैं तो वो कितना होगा? फिर बहुत बड़ा होता है। इसके बाद इसके आगे चलते हैं अप्रतरावली, तो अद्धा, फिर उसी के अर्ध से उसी का प्रथम वर्गमूल, फिर अर्धा पल्ल प्राप्त होता है। इससे असंख्यात स्थान आगे जाकर सूच्य अंगुल, असंख्यात स्थान आगे जाकर के क्या मिलेगा अपन को? सूच्य अंगुल। और सूच्य अंगुल की अर्धछेद वर्ग शलाकाएँ क्यों नहीं आई इसमें? बताओ। क्योंकि वह बिरलन और देह से उत्पन्न होता है। सूच्य अंगुल कैसे उत्पन्न होता है? बिरलन और देह। कैसे होता है? बिरलन देह से। सूच्य अंगुल की उत्पत्ति बिरलन देह से कैसे होती है? अरे सूच्य अंगुल हमने बता चुके हैं। पल्ले के अर्ध छेद करो और अर्ध छेद करके उनका बिरलन करो और उसी पल्ले को उन पर दे दो, दे करके आपस में गुणा करो। तो जितनी संख्या आए, जो संख्या आए उतने आकाश प्रदेश एक सूच्य अंगुल में होती है। ठीक है। असंख्यात असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी के जितने समय होते हैं उतने ही आकाश प्रदेश एक सूच्य अंगुल में होते हैं। उसने बतलाया था हमने। असंख्यात असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में जितने समय होते हैं उतने आकाश प्रदेश एक सूच्य अंगुल में होते हैं। तो इस सूच्य अंगुल प्राप्त होगा, लेकिन सूच्य अंगुल की वर्ग शलाका और सूच्य अंगुल के अर्धछेद इस धारा में प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वह बिरलन और देह से प्राप्त किया जाता है। अब इसके बाद असंख्यात स्थान आगे जाकर के क्या मिलेगा? असंख्यात स्थान आगे जाकर इसका वर्ग करने पर प्रतरांगुल व इसके असंख्यात स्थान आगे जाकर जगत श्रेणी का प्रथम घनमूल प्राप्त होता है। जगत श्रेणी का क्या? घनमूल। जगत श्रेणी का घनमूल। जगत श्रेणी क्या होती है? एक प्रदेश चौड़ी और 7 राजू लंबी आकाश प्रदेश की पंक्ति को जगत श्रेणी कहते हैं। एक प्रदेश मात्र, एक पॉइंट। ठीक है। ये और इस पॉइंट में तो असंख्यात प्रदेश हो जाते हैं, इसलिए ये पॉइंट हम रख रहे हैं। लेकिन अब कैसे बतलाएं उसको फिर? ठीक है। तो ये जो अपन ने पॉइंट रखा है ना, इसमें असंख्यात प्रदेश हैं। इसमें ये एक प्रदेश नहीं है। हाँ, तो असंख्यात प्रदेश, ये क्या नाम है, 7 राजू लंबी और एक प्रदेश चौड़ी आकाश प्रदेश की पंक्ति को क्या कहते हैं? जगत श्रेणी। याद रखो जी अब। ठीक है। प्रदेश में क्या हो जाता है? असंख्यात क्या हो जाता है? आपने कहा ना कि एक प्रदेश में असंख्यात प्रदेश क्या हो जाता है? अरे हमने ये पॉइंट रखा है ना, इसमें तो असंख्यात प्रदेश हैं। ये कह रहे जितना सा पॉइंट रखा है इसमें असंख्यात प्रदेश हैं। तो अब लेकिन अब बतलाने के लिए, एक उदाहरण के लिए अपन ने बतलाए, इसमें ये पॉइंट हमने रखा अथवा ये पॉइंट रखा, इसमें असंख्यात प्रदेश हैं आकाश प्रदेश के। आकाश की नहीं। अरे ये हमने
ये पॉइंट रखा है ना, इसमें असंख्यात प्रदेश हो गए। माने प्रदेश इतना छोटा होता है कि इतने से स्थान में भी असंख्यात प्रदेश है। मतलब ये है इसका, प्रदेश अपन को दिखाई नहीं दे सकता, अपन देख नहीं सकते। ठीक है, तो जगत श्रेणी का घनमूल प्राप्त होता है असंख्यात स्थान आगे जाकर। तो इस प्रकार से परंतु सूच्यंगुल व प्रतरांगुल की वर्ग शलाकाएं व अर्धछेद उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि ये विरलन देह से उत्पन्न हुई राशियां हैं। जगत श्रेणी द्विरूप गंधारा में प्राप्त नहीं होती और जगत श्रेणी भी नहीं आती। जगत श्रेणी का घनमूल आता है और उसका घन करने पर जगत श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि जगत श्रेणी द्विरूप गंधारा का विषय है, द्विरूप वर्ग धारा का विषय नहीं है। अब इसके बाद जगत श्रेणी के घनमूल से असंख्यात असंख्यात स्थान आगे जाकर जघन्य परितानंत की वर्ग शलाकाएं। अब जघन्य परितान संख्यात की वर्ग शलाकाएं कितने स्थान आगे निकले? बहुत स्थान आगे निकल गए, असंख्यात असंख्यात स्थान आगे निकल गए। उसी के अर्धछेद, फिर उसी का प्रथम वर्गमूल प्राप्त होता है, फिर इसका वर्ग करने पर जघन्य परितानंत प्राप्त होता है। इससे असंख्यात स्थान आगे जाकर जघन्य युक्ता अनंत, जघन्य युक्तानंत माने अभव्य राशि, अभव्य राशि की संख्या, अभव्य राशि कितनी होती है? जघन्य युक्तानंत। ठीक है, और उसके बाद इसके और आगे चलेंगे, जघन्य युक्तानंत के आगे क्या मिलेगा? इसका वर्ग करने पर जघन्य अनंतानंत की, अब इसका युक्तानंत का वर्ग करेंगे ना तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? जघन्य अनंतानंत की उत्पत्ति होती है। इससे अनंत स्थान आगे जाकर जीव राशि की वर्ग शलाकाएं। तो जीव राशि कितनी होगी? जब अनंत बार वर्ग किया अपन ने, 2 से प्रारंभ करके अनंत बार वर्ग कर लेंगे, तब क्या होगा? जघन्य राशि की अर्धछेद राशि प्राप्त होगी, जीव राशि की। और उसके बाद अनंत स्थान और आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा? उसी के अर्धछेद, और उससे अनंत स्थान आगे जा करके जीव राशि का प्रथम वर्गमूल, और उसका एक बार वर्ग करेंगे तो संपूर्ण जीव राशि की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो संपूर्ण जीव राशि कितनी है? अनंतानंत। कौन सी? उत्कृष्ट अनंतानंत या मध्यम अनंतानंत? उत्कृष्ट तो केवल ज्ञान के अर्धछेद हैं, तो कौन सी होगी ये? जघन्य भी नहीं है, मध्यम अनंत अनंत। जघन्य का जघन्य से तो बहुत आगे निकल गए, जघन्य स्थान से तो अनंतानंत स्थान आगे निकल गए। अब इससे अनंत अनंत स्थान आगे जाकर के वर्ग करते जाएंगे तो पुद्गल राशि प्राप्त होगी। ये कहते हैं ना कि एक एक जीव के एक एक प्रदेश में कितने कितने कर्म हैं? अनंत अनंत कर्म बंधे हुए हैं। और जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। तो असंख्यात प्रदेश में फिर कितने कर्म हो गए? अनंत अनंत हो गए वो भी। ठीक है, और जीव राशि कितनी है? अनंत अनंत है। तो एक एक जीव में अनंत अनंत कर्म है, तो अनंत अनंत जीव राशि में कितने पुद्गल होंगे? कर्म पुद्गल होंगे अनंत अनंत, क्योंकि कर्म पुद्गल संपूर्ण जीव राशि से अनंत अनंत गुणे हैं। जब अनंत स्थान वर्ग स्थान आगे निकल जाते हैं तब संपूर्ण पुद्गल कर्मों की वर्ग शलाकाएँ, अर्धछेद और प्रथम वर्गमूल, फिर वो पुद्गल राशि प्राप्त होती है, पुद्गल राशि की संख्या प्राप्त होती है। इससे हाँ बिल्कुल, वो ये क्या है कि यहाँ पर वो जो जोड़ी थी ना, वो प्रदेश जोड़े थे, धर्म द्रव्य के प्रदेश, अधर्म द्रव्य के प्रदेश, एक जीव द्रव्य के प्रदेश, है ना। तो 6 राशि जोड़ी थी, तो वो धर्म द्रव्य के प्रदेश कितने? असंख्यात। और यहाँ पर क्या है जी? पुद्गल द्रव्य,
तो पुद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंत अनंत है वो तो, लोक के लोकाकाश के प्रदेश। तो ये सब असंख्य आते हैं। फिर उनका गुणा किया था आपस में, बिरलंदीय सला का त्रय निष्ठापन, है ना, तो वो राशि है। लेकिन यहाँ तो अनंत, उससे तो बहुत आगे निकल गया अपन, उससे तो माने कई कोस आगे निकल गए, जो मान के चलो। वो एक बिंदु था, यहाँ पर बहुत उसके आगे निकल गए। ठीक है, तो पुद्गल राशि का प्रमाण प्राप्त होता है। इससे अनंत स्थान आगे जाकर काल के समयों की वर्ग शलाकाएँ, उसी के अर्धछेद, उसी का प्रथम वर्गमूल तथा इसका वर्ग करने पर काल के जितने समय हैं उनका प्रमाण प्राप्त होता है। और काल के समय प्रमाण से अनंत अनंत स्थान आगे जाकर क्या प्राप्त होगा? श्रेणी रूप आकाश की वर्ग शलाकाएँ, उसी के अर्धछेद, उसी का प्रथम वर्गमूल तथा इसका वर्ग करने पर आकाश श्रेणी तथा इसका वर्ग करने पर प्रतराकाश उत्पन्न होता है। प्रतराकाश, आकाश कितना बड़ा है? आकाश सस्यानंता, आकाश कैसा है? अनंत है। और लेकिन लोकाकाश कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है, तो प्रतराकाश से उत्तरोत्तर अनंत स्थान आगे जाकर क्रमशः धर्म अधर्म द्रव्य के अग्रुलोक गुण के अविभागी प्रतिच्छेद तथा एक जीव के अग्रुलोक गुण के अविभागी प्रतिच्छेद, सूक्ष्म निगोध लब्ध पर्याप्त जीव के पर्याय नामक जघन्य लब्ध अक्षर श्रुति ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद, त्र्यंच गति में असंयत समय दृष्टि जीव के जघन्य छाया संयुक्त लब्धि के अविभागी प्रतिच्छेद और केवल ज्ञान की वर्ग शलाकाओं का प्रमाण, उसी के अर्धछेद, उसी का अष्टम वर्गमूल तथा इसका वर्ग करने पर केवल ज्ञान का सप्तम वर्गमूल। इस प्रकार वर्ग करते करते षष्ठम, पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम वर्गमूल तथा इसका वर्ग करने पर केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद प्रमाण होता है। यही द्विरूप वर्गधारा का अंतिम स्थान कहलाता है। केवल ज्ञान की वर्ग शलाकाओं का अंतिम प्रमाण है, उतना ही प्रमाण द्विरूप वर्गधारा के समस्त स्थानों का होता है। ठीक है, जगन्य छाया की लब्धि के अविभागी प्रतिच्छेद, जो सम्यक तो लब्धि होती है ना, सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन के अविभागी प्रतिच्छेद कितने होते हैं? असंख्य। हाँ, छाया सम्यक तो लब्धि की त्रियंश गति में, भोग भूमि में। तो ये सारी चीज़ें अपनी हो चुकी थी। ये द्विरूप गन्ना गंधारा जो हो चुकी थी, ये हो चुका था शायद, वैसे एक बार हमें बतला दिया है ना। हाँ, तो ये हो चुका था। क्या अभी तो प्रारंभ हुआ है, प्रारंभ हुआ है अभी तो। हैं, वो दिखाना कौन सा है वो? जी, उपमा प्रमाण तो हो गया था, क्या रह गया था इसमें? जब ने सब बतला दिया, व्यवहार योजन। अब इसमें क्या है ना कि यहाँ रोम खंडों की संख्या निकालना बतलाया, पल्ले के संख्या, पल्ले के रोमों की संख्या। ठीक है, तो ये निकालेंगे अपन, तो देखो आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा। कहो तो निकाल के बता दें, और नहीं तो रहने दो इसको। हैं, सिखा दें। कौन सा है? जे 14 धाराएं जी विशेषता बतला रहे थे, तो बाकी हो चुकी हैं जी, है ना। द्विरूप गंधारा हो गई थी, घनागन धारा भी हो गई। हाँ, ये नियम देख लो एक बार, इसमें नियम जो है, ये नियम एक बार देख लेते हैं। द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप घनागन धारा, द्विरूप गंधारा, इन तीनों धाराओं में पाए जाने वाले विशेष नियम। ये पेज नंबर इसमें तो हमारे पे नहीं है।
अच्छा, घनाघन धारा में थोड़ी सी रह गई थी, आगे की वो रह गई थी, तो इसको भी देख लेते हैं अपन। घनाघन धारा का है, घनाघन धारा 50 ये अपन ने यहाँ से छोड़ दी थी इसको। तेजस का एक जीवराशि कैसे उत्पन्न होती है, यहाँ छोड़ दी थी अपन ने। ये हमने बतला दिया था कि तेजस का एक राशि कैसे उत्पन्न होती है, अग्नि का एक राशि कैसे उत्पन्न होती है। तो तेजस का एक राशि 3 बार लोक को, 3.5 बार वर्ग शलाका विरलन और देय, विरलन देय और शलाका रूप में स्थापित करने से लोक के असंख्यात प्रदेश हैं, उनको पहले तो अपन क्या करेंगे कि पहले तो वर्ग शलाका रूप में स्थापित कर लेते हैं। वर्ग शलाका, जी मान लीजिए वर्ग शलाका अपन ने स्थापित कर दी, ठीक है, वर्ग शलाका। इसके बाद लोक का ही वर्णन कर लो और लोक ही इस पर दे दो, ठीक है, लोक। तो ये गुणा की आपस में, तो जो राशि उत्पन्न होगी, कितनी राशि उत्पन्न होगी अब, असंख्यात लोक प्रमाण होगी। असंख्यात लोक प्रमाण राशि उत्पन्न होगी, ठीक है। एक शलाका खत्म कर दो, है ना। अब ये राशि है, अब इसका जो है वर्णन करो और इसी को दे दो, फिर गुणा करेंगे, फिर जो राशि उत्पन्न होगी वो भी असंख्यात लोक प्रमाण होगी, असंख्यात लोक प्रमाण। एक शलाका और खत्म कर दो, तो ऐसे पूरी शलाका खत्म हो जाए, फिर जो राशि उत्पन्न हो उसको फिर शलाका रूप में स्थापित करो। तो 3.5 बार कैसे, 3 बार और 3.5 में बता रहे हैं। तो इस तरह से करते करते इसको 3 बार अपन ने किया क्रम, ठीक है। अब 3 बार करने के बाद इस विधि से 3 बार शलाका त्रय निष्ठापन करके पुनः चतुर्थ बार, चौथी बार प्राप्त हुई महाराशि को वृलन और देय देकर परस्पर गुणा करने पर प्राप्त हुई महाराशि में से अन्योन्य व्यस्त राशि को घटाने पर प्राप्त हुई महाराशि को शलाका रूप में स्थापित करना चाहिए, तथा जो पूर्व में चतुर्थ बार प्राप्त राशि का वृलन देय गुणन के द्वारा शलाका निष्ठापन करने पर जितनी गुणकार राशि उत्पन्न होगी वही राशि तेजस कायिक जीव राशि है। हाँ देखो, इस विधि से 3 बार शलाका त्रय निष्ठापन करके, पहले 3 बार किया, पुनः चतुर्थ बार प्राप्त हुई महाराशि, जो चौथी बार महाराशि प्राप्त हो रही ना, 3 बार शलाका त्रय निष्ठापन करने, जो महाराशि उत्पन्न हो, ये महाराशि उत्पन्न हुई, 3 बार अपन ने किया, हाँ 3 बार कर लिया। अच्छा हाँ, और जो महाराशि उत्पन्न हुई है उस महाराशि को वृलन और देय देकर, इसको वृलन और देय दिया, ठीक है, और इसी को देय देकर जो राशि उत्पन्न हुई, पुनः महाराशि जो उत्पन्न हुई है उस महाराशि में से क्या घटा दिया अपन ने, परस्पर गुणा करने पर महाराशि में से अन्योन्य व्यस्त राशि घटा दो। क्या घटा देंगे अपन, अन्योन्य व्यस्त राशि घटा दो इसमें से, अब निकल आएगी अवैल्य, ठीक है। तो अन्योन्य व्यस्त राशि घटा करके घटाने पर प्राप्त हुई महाराशि को, और जो राशि प्राप्त, इसको इसमें से घटाने पर जो राशि प्राप्त हो रही है, देखो जो राशि प्राप्त हो रही है उस राशि को शलाका रूप से स्थापित कर दो, ठीक है। और जो राशि जे मूल राशि थी वो वृलन और देय में चलेगी, वृलन देय में तो यही राशि चलेगी, और शलाका कौन सी राशि आ जाएगी, अन्योन्य व्यस्त राशि माइनस करके जो राशि निकल के आए, तो ये आधी राशि निकल आएगी इसमें से, ठीक है। तो इसको अपन ने शलाका रूप में स्थापित कर दिया है। अब एक एक बार गुणा करते जाएंगे तो एक एक घटते जाएगा, तो ये कितनी बार हो जाएगा, 3.5 बार हो जाएगा।
तो 3.5 बार करने पर जो महाराशि उत्पन्न होती है वही संपूर्ण अग्निकायिक जीवों का प्रमाण होता है। कितना हो जाएगा? असंख्यात लोक प्रमाण। गुणकार शलाकाएं किसे कहते हैं? तो तेजस कायिक जीव राशि का प्रमाण प्राप्त करने के लिए विधान में लोक का जितनी बार परस्पर गुणा किया गया है उतनी गुणकार शलाकाएं होती हैं। गुणकार शलाकाएं। अन्योन्य व्यस्त राशि किसे कहते हैं? जितनी बार शलाका निष्ठापन होती हैं उतने अंक प्रमाण राशि को अन्योन्य व्यस्त राशि कहते हैं। जैसे प्रथम शलाका त्रय निष्ठापन में लोक प्रमाण अन्योन्य व्यस्त राशि है, द्वितीय शलाका त्रय निष्ठापन में असंख्यात लोक प्रमाण अन्योन्य व्यस्त राशि हो जाती है, तृतीय में भी असंख्यात लोक प्रमाण अन्योन्य व्यस्त राशि हो जाती है, अथवा शलाका प्रमाण अन्योन्य व्यस्त राशि होती है। संवर्गित एक को भी गुणकार शलाका कहते हैं। जैसे लोक स्क्वायर लोक -1 ये अन्योन्य व्यस्त राशि हुई। ठीक है, असंख्यात लोक। तो ये अन्योन्य व्यस्त राशि कौन सी कहलाएगी? अन्योन्य व्यस्त राशि कहलाएगी लोक। जितनी शलाका अपन ने निष्ठापन करेंगे, पहले कितनी करी थी? लोक प्रमाण। द्वितीय बार कितनी करी थी? फिर असंख्यात लोक प्रमाण। तृतीय बार कितनी करी थी? असंख्यात लोक प्रमाण। तो 3 बार हो गई। और उसके बाद फिर आदि, तो भी असंख्या नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण है वो भी। हाँ, तो ये 3 बार अन्योन्य व्यस्त राशि ये कहलाती है। गुणकार शलाकाएं जितनी बार गुणा हो रहा है, 1 2 3 4 आदि आदि, तो ये क्या कहलाएंगे? गुणकार शलाकाएं। तो ये गुणकार शलाकाएं कहलाती हैं। इससे अब उसके बाद कौन सी धारा चल रही है अपनी? ये है घनागन धारा, द्विरूप घनागन धारा। अब इसमें से क्या निकलेगा? इससे असंख्यात असंख्यात स्थान आगे जाकर तेजस कायिक जीव की काय स्थिति की वर्ग शलाकाएं, उसी की अर्धछेद शलाकाएं, उसी का प्रथम वर्गमूल तथा इसका एक बार वर्ग करने पर तेजस कायिक जीव की काय स्थिति का प्रमाण होता है। काय स्थिति किसे कहते हैं? काय स्थिति। काय स्थिति का मतलब है कि कोई जीव एक बार वहाँ चला गया अग्निकायिक में, तो कितने समय तक रहेगा अग्निकायिक में, ये कहलाती है उसकी काय स्थिति। ठीक है, तो एक बार वो कितने समय तक रहेगा? तो ये इतने समय तक रहेगा, इतने काल तक वो उसी में रहेगा, घूमता रहेगा। कभी सूक्ष्म बन गया, कभी बादल बन गया, कभी पर्याप्त बन गया, कभी अपर्याप्त, उसी में घूमता रहेगा। तो ये हो गई काय स्थिति। इससे असंख्यात असंख्यात स्थान आगे जाकर तेजस काय की काय स्थिति। अब उसके बाद तेजस काय के जीव की काय स्थिति किसे कहते हैं? तो समान पृथ्वी जल आदि अन्य काय से आकर तेजस काय के में उत्पन्न हुए किसी एक जीव का उत्कृष्ट रूप से तेजस काय पर्याय को छोड़े बिना उसी में अवस्थित रहने का जितना काल है, अर्थात उस काल के जितने समय हैं, वह तेजस काय के जीव की काय स्थिति कहलाती है। वह जितने काल तक रहेगा, जितने समय तक रहेगा, उसके समय बना लो तो वह तेजस काय की काय स्थिति है। इससे असंख्यात असंख्यात स्थान आगे जाकर सर्वावधि ज्ञान के उत्कृष्ट क्षेत्र की वर्ग शलाकाएं, सर्वावधि ज्ञान की वर्ग शलाकाएं, फिर उससे असंख्यात असंख्यात स्थान आगे जाकर उसी की अर्धछेद, उससे असंख्यात असंख्यात स्थान आगे जाकर उसी का प्रथम वर्गमूल और एक बार वर्ग करने पर सर्वावधि ज्ञान के उत्कृष्ट क्षेत्र की वर्ग शलाकाएं, सर्वावधि ज्ञान के उत्कृष्ट क्षेत्र उत्पन्न होता है। ज्ञान के विषयभूत उत्कृष्ट क्षेत्र के प्रदेशों का प्रमाण प्राप्त होता है। सर्वावधि ज्ञान के बाद असंख्यात का लुप्त हो जाता, असंख्यात खत्म हो जाता है। परमावधि तो बहुत पीछे रह गया। परमावधि सर्वावधि का एक ही विकल्प है बस। ठीक है, तो सर्वावधि ज्ञान
अब जो असंख्यात लोक प्रमाण है, यद्यपि अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को जानता है और रूपी पदार्थ लोक के बाहर नहीं है, अतः अवधि ज्ञान का क्षेत्र लोक मात्र है, तथापि शक्ति की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र कहा गया है। इस सर्वावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र प्रमाण से असंख्यात असंख्यात स्थान आगे जाकर स्थिति बंध के कारणभूत कसाय परिणामों के स्थानों की वर्ग शलाखाएं अभी और भी है, सर्वावधि ज्ञान से आगे भी है। इसको जो है ये सर्वावधि ज्ञान भी नहीं जान पाता है इसको। स्थिति बंध के कारणभूत कसाय परिणामों के स्थान की वर्ग शलाखाएं, उसी के अर्धछेद, उसी का प्रथम वर्गमूल तथा इसका एक बार वर्ग करने पर कसाय परिणामों के स्थानों की उत्पत्ति होती है। कसाय परिणाम देखो, कसाय परिणाम कितने हैं, ठीक है। ये स्थिति बंध के कारणभूत जिन जिन परिणामों से स्थिति बंध होता है वे कसाय स्थान, और इससे भी असंख्यात असंख्यात स्थान आगे जाकर, इससे असंख्यात स्थान आगे जाकर क्या मिलेगा अपन को, आगे जाकर अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान। क्या मिला, अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान। अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान, एक एक स्थिति बंध स्थान जो होता है ना, एक एक बंध स्थिति, एक एक स्थिति बंध के कारण जो परिणाम होते हैं ना, कसाय परिणाम, उस एक एक स्थिति बंध के परिणाम है, उसके असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान के परिणाम होते हैं। हाँ देखो अभी बताते हैं। असंख्यात असंख्यात स्थान आगे जाकर अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान की वर्ग शलाखाएं, उसी का अर्धछेद, उसी का प्रथम वर्गमूल, इसका वर्ग करने पर ज्ञानावरणादि कर्मों के तीव्रादि शक्ति लक्षण वाले अनुभाग बंध में कारणभूत कसाय परिणाम के स्थानों का प्रमाण प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए स्थिति बंध, स्थिति बंध कितना, जगन स्थिति बंध कितना है, जगन से अंत कोटा कोटि ले लेते अपन मिथ्या दृष्टि का, ठीक है, अंत कोटा कोटि, ठीक है। और जी अंत कोटा कोटि बंद स्थान जघन्य स्थिति बंद स्थान है। अब इसके कारणभूत, इसको बंद होने के कारण कसाय स्थान कितने होंगे, कसाय स्थान जिनसे ये कर्म का बंध हो रहा है वो कितने होंगे, तो वो होंगे असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण होंगे, ठीक है। देख क्या है भाई, एक बंद स्थान है, एक स्त्री बंद स्थान है, सबसे जघन्य, इसके कसाय स्थान कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। अगर इसमें हम एक प्लस कर देंगे ना तो उसके बंद स्थान कसाय बंद दिवस स्थान, इससे भी असंख्यात लोक गुणे हो जाएंगे प्लस वन करने पर, और उसमें दो जोड़ देंगे तो और बढ़ जाएंगे, और जोड़ देंगे और बढ़ जाएंगे, कर्म कांड में पढ़ा था ना, और जोड़ देंगे और बढ़ जाएंगे, और जोड़ देंगे और बढ़ जाएंगे, ठीक है। कितने बढ़ेंगे, असंख्यात लोक गुणे, असंख्यात लोक गुणे। अब आता है अपना अनुभाग। तो एक कसाय स्थान पर, एक कसाय स्थान पर जो स्थिति बंध के कारणभूत कसाय स्थान है, तो ये कहाँ है, कितने जी, असंख्यात लोक। अब इसमें से एक कसाय स्थान ले लो, एक कसाय स्थान, ठीक है, जो स्थिति बंध का कारण है,
स्थिति बंध में कारण है। ठीक है, तो इसके अनुभाग स्थान कितने हो जाएंगे? असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग, अनुभाग बंध के कारणभूत परिणाम। ठीक है, एक एक कसाय स्थान जो बंध में कारण है, तो एक एक कसाय स्थान के प्रति अनुभाग स्थान कितने होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। ठीक है, तो इस अंतः कोटा कोटि सागर का जगन्य बंध है, तो इसके असंख्यात लोक प्रमाण तो क्या हो गए? कसाय बंध अध्यवसाय स्थान। और अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान कितने हो गए? इससे असंख्यात लोक गुण है, क्योंकि एक एक ही असंख्यात लोक प्रमाण है, तो असंख्यात लोक गुण है। ठीक है, फिर दूसरी स्थिति आएगी, उसके कितने हैं? तो असंख्यात लोक गुण है, असंख्यात लोक गुण है। तो इस तरह से ये चलता है। तो यहाँ पर हैं योग स्थान अलग चीज़ है। नहीं नहीं नहीं, योग स्थान कितने हैं? योग स्थान जगत श्रेणी का संख्या विभाग है, तो होता तो योग स्थान से ही है, लेकिन योग स्थान कितने हैं? जगत श्रेणी का संख्या विभाग। जब पंच परावर्तन अगर ये तुम्हारा फिट हो गया ना, तो पंच परावर्तन में, पंच परावर्तन जो भाव परावर्तन है, तो भाव परावर्तन थोड़ा टिपिकल पड़ता है, और अगर वो दिमाग में बैठ गया ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। पंच परावर्तन अभी कोई नहीं बता सकता। ठीक है, आप भी नहीं क्लियर कर सकते भाव परावर्तन को। अगर अपन क्लियर करना चाहें ना तो थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, और इसी के आधार से चलता है जी। तो अब कहते हैं कि उससे असंख्यात असंख्यात स्थान आगे जाकर निगोद शरीरों की वर्ग शलाकाएं, निगोद शरीरों की वर्ग शलाकाएं। निगोद शरीर कितने होते हैं? निगोद शरीर अनंत। निगोद शरीर की वर्ग शलाकाएं, उसी के अर्धच्छेद, उसी का प्रथम वर्गमूल तथा इसका एक बार वर्ग करने पर निगोद जीवों की समस्त शरीरों की उत्कृष्ट संख्या का प्रमाण प्राप्त होता है। निगोद शरीर कितने हैं? बोले आलू। कितने हैं आलू? नहीं नहीं, आलू एक पिंड है, उसमें निगोद शरीर कितने हैं? निगोद शरीर कितने हैं? अंडर, पुलवी, जो उसके भाग होते हैं। अब उसमें निगोद शरीर कितने हैं? बोले असंख्यात। असंख्यात निगोद शरीर हैं, और एक एक निगोद शरीर में जीव कितने हैं? उसके स्वामी कितने हैं? अनंत। एक आलू में अनंत अनंत स्वामी होते हैं, एक एक शरीर के, निगोद शरीर के। ठीक है, तो ये अब ऐसे आलू कितने होंगे? फिर शकलकंदी कितनी होंगी? फिर अदरक कितने होंगे? फिर मूली कितनी होंगी? फिर गाजर कितनी होंगी? ये तो बादर निगोद हो गया। अभी सूक्ष्म निगोद अलग है। 10 मिनट बैठ लो। सूक्ष्म निगोद अलग है, बादर निगोद अलग है, नित्य निगोद अलग है, इतर निगोद अलग है। तो निगोद शरीर के संपूर्ण शरीरों की संख्या प्रमाण प्राप्त होता है। इससे असंख्यात असंख्यात स्थान आगे जाकर निगोद काय स्थिति की वर्ग शलाकाएं, उसी के अर्धच्छेद, उसी के प्रथम वर्गमूल तथा उसका एक बार वर्ग करने पर निगोद काय स्थिति का प्रमाण प्राप्त होता है। निगोद काय स्थिति किसे कहते हैं?
तो समाधान, निगोद शरीर रूप से परिणत हुए पुद्गल परमाणुओं का उस आकार को छोड़े बिना उत्कृष्ट काल तक निगोद शरीर पने से अवस्थित रहने का नाम निगोदकाय स्थिति है। अर्थात उस उत्कृष्ट काल के समयों का प्रमाण करना चाहिए। निगोदकाय स्थिति से के प्रमाण से असंख्यात लोक प्रमाण वर्ग स्थान आगे जाकर सर्वोत्कृष्ट योग के उत्कृष्ट अविभाग प्रतिच्छेद, उत्कृष्ट योग के अविभाग प्रतिच्छेद वो प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर अपन अनंत में आ चुके हैं, उसकी वर्ग शलाकाएं, उसी के अर्धच्छेद और उसी का प्रथम वर्गमूल तथा इसके एक बार वर्ग करने पर सर्वोत्कृष्ट योग के उत्कृष्ट अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण प्राप्त होता है। इससे अनंत स्थान आगे जाकर केवल ज्ञान के चतुर्थ वर्गमूल और फिर उसके घन चतुर्थ वर्गमूल के 2 के घन 8 को इसी चौथे वर्गमूल के घन के वर्ग 64 से गुणा करने पर 8 × 64 512 इस धारा का अंतिम स्थान प्राप्त हो जाता है। कौन सा स्थान होता है? इसके अनंत स्थान आगे जाकर केवल ज्ञान के चतुर्थ वर्गमूल के घन को इसी चौथे वर्गमूल के घन के वर्ग से गुणा करने पर इस धारा का अंतिम स्थान प्राप्त होता है। अर्थात केवल ज्ञान का चतुर्थ वर्गमूल इंटू केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल, केवल ज्ञान का चतुर्थ मूल और केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल इस धारा का अंतिम स्थान होता है। अर्थात तो इस तरह से ये जो है घनागन धारा पूर्ण हो जाती है। घनागन धारा के समस्त स्थानों का प्रमाण केवल ज्ञान की वर्ग शलाकाओं से 4 कम स्थान होते हैं। शंका 512 ही इस द्विरूप गंधारा का अंतिम स्थान क्यों है? समाधान, केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल 256, दूसरा वर्गमूल 16, तीसरा वर्गमूल 4 और चौथा अंतिम स्थान स्वयं केवल ज्ञान 65,536। इन चारों स्थानों का घनागन इस धारा में संभव नहीं है, क्योंकि इन चारों का घनागन का प्रमाण केवल ज्ञान के प्रमाण से अधिक हो जाता है। तो यहाँ इनका ये कहना है कि 512 ही इस द्विरूप घनागन धारा में का अंतिम स्थान क्यों है? तो समाधान, केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल कितना है? 256, दूसरा वर्गमूल कितना है? 16, तीसरा वर्गमूल कितना है? 4 और चौथा वर्गमूल अंतिम स्थान स्वयं केवल ज्ञान इस धारा इन चारों स्थानों का घनागन इस धारा में संभव नहीं है। ठीक है, इन चारों का घनागन इसमें संभव नहीं है। 16 का घनागन भी प्राप्त नहीं हो सकता, 256 का भी घनागन प्राप्त नहीं हो सकता, 4 का घनागन भी प्राप्त भी नहीं हो सकता। इन चारों का घनागन का प्रमाण केवल ज्ञान के प्रमाण से अधिक हो जाता है, अधिक हो जाएगा। इसलिए ये 512 ही माना है इसमें। द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप घनागन धारा, द्विरूप घन धारा, इन तीनों धाराओं के पाए जाने विशेष नियम, इसमें 6-7 नियम हैं। तो वो नियम अपन देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा धाराओं का। अरे 15-20 नियम है इनके। ठीक है, हाँ, इनकी फ़ोटोकॉपी करा लो। ये जो है बहुत काम की चीज़ें हैं, और ये अगर ये समझ में आ गए ना। टाइम कितना हो गया अपना? 3:15, 3:20। तो द्विरूप वर्ग धारा नियम नंबर 1, जिस धारा में विरलन देय क्रम से जो राशि उत्पन्न होती है उस राशि की वर्ग शलाका और अर्धछेद उसी धारा में नहीं प्राप्त हो सकते। जिस धारा में विरलन देय क्रम से जो राशि उत्पन्न होती है उस राशि की वर्ग शलाका और अर्धछेद उसी धारा में नहीं प्राप्त हो सकते। ठीक है, ये नियम, पहला नियम। माना अंक संदृष्टि में विरलन राशि 16, देय राशि 16, अतः 16 का विरलन कर देय देकर गुणा करने पर इकट्ठी का प्रमाण प्राप्त होता है। इस इकट्ठी के अर्धछेद 64 हैं, वर्ग शलाकाएँ 6 हैं,
जो कि द्विरूप वर्ग धारा में नहीं मिलेंगी किंतु इकट्ठी मिलेगी। यह नियम तीनों धाराओं के लिए होता है। तीनों धाराओं में ये नियम लागू होता है। क्या नियम? कि जिस धारा में विरलन देय से जो राशि उत्पन्न होती है उसी राशि की वर्ग शलाकाएँ और अर्धछेद प्राप्त नहीं होते। एक इस इकट्ठी के जो हो गया, यह संख्या का मान बहुत छोटा होने के कारण घनागन धारा के स्थान बनाने में असमर्थ हैं। अन्यथा घनागन धारा के प्रथम स्थान 512 हैं और इसके आगे अनंत स्थान हैं जो ऊपर दर्शाए गए हैं। ये तो एक पॉइंट दिया है नीचे। नियम नंबर 2, इकट्ठी, पनट्ठी, बादल नहीं मालूम। नहीं बताया आपने अभी? बताया था मैंने, कई बार बता दिया। कैसे नहीं बताया? चलो, पनट्ठी 65,536, इसको पनट्ठी बोलते हैं शॉर्ट में। इतना से तो पढ़ा नहीं इसको। आइए समझ में हैं? नहीं, वो तो हम बताने वाले थे, आगे बताते। अभी तो संख्याओं का विहंगम दृश्य नहीं बताया हमने अभी, वो सब आ जाएगा उसमें। बादल, इसका स्क्वायर कर दो। कैलकुलेटर है? मोबाइल में तो सब है, हमारे कैलकुलेटर खराब हो गया है और टाइम लगेगा उसमें। टाइम लगे कर तो दें, टाइम लगेगा उसमें। 1 मिनट में आ जाएगा। बोलो बोलो। 42, 94, 96, 72, 96, इसको कहते हैं बादल। देखो प्राकृत भाषा में इसको कहते हैं दाल। दाल 40 को दाल बोलते हैं प्राकृत भाषा में। दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, दाल चावल, ठीक है। तो इसको कहते हैं दाल, है ना। और इसको कहते हैं दो वे, ठीक है। तो 40 और 2 कितने हो गए? 42। तो इसको बोलते हैं बादल। बादल, ठीक है, क्योंकि ये 42 से संख्या प्रारंभ हो रही है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? बादल, ठीक है। 80, इसका स्क्वायर कर दो। बादल का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा? 80। 80 हो। इसकी संख्या आएगी, हमने श्रुत ज्ञानी की संख्या लिखाई थी ना। निकालो। 184, 184, 46, 46, 74, 40 और आगे बोलो 70, आगे बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आगे बोलो इसका 70 के आगे बोलो। लिखवाई थी हमने, अब हैं 20 अंक की संख्या है। हाँ,
हमने लिखाई थी 24 टाना पे तो बहुत जगह लिखी है। मिल गई? तुम्हारे नोट्स में नहीं है, मैंने लिखाई थी। 184 शंख 40 73 है, 73 और हाँ, तो ये जो है इसको कहते हैं अट्ठी। आगे संख्या है वो अभी हम उसमें से निकाल लेंगे। इसको कहते हैं अट्ठी। अट्ठी तो पनट्ठी, बादाल, अट्ठी, समझ में आ गया? और कितनी सी बात है, जरा सी बात है। पहली बार सुनने में शब्द आया ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। जी देखो, हाँ मिल गई। लिखो देखो, 184 184 46 74 74 के बाद 40 और 40 के बाद आता है 73 और 73 के बाद आएगा 95 और 95 के बाद आएगा 95 फिर 91 91 और 91 के बाद आएगा 616 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कम रहेगी संख्या जी, लेकिन कम कैसे रहेगी जी? हैं? कम रहेगी संख्या जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें तो पूरी है। देखो एक बार फिर से मिलाओ, 184 46 74 40 73 70 73 के बाद 70 लिखना भूल गए, वही तो। अभी 18 हैं, 18 अंक हैं, अब हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अब हो गए। 184 शंख, 46 पद्म, 74 नील, 40 खरब, 73 अरब, 70 करोड़, 95 लाख, 91,616। और इसमें से एक माइनस कर देंगे तो द्वादशांक के अक्षरों की संख्या आ जाएगी। द्वादशांक के नहीं, संपूर्ण श्रुत ज्ञान के अक्षरों की संख्या। इस तरह से इसको कहते हैं अट्ठी। इसको क्या कहते हैं? अट्ठी। ठीक है। एक कम, एक अक्षर कम नहीं आते। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से 615। तो ये जो है अट्ठी पन्नट्ठी इस तरह से चलता है। बादल हो गया, आ गया समझ में? तो तीनों धाराओं के स्वस्थान में वर्ग से ऊपर वाले वर्ग में अर्धच्छेद नियम से दुगुने दुगुने होते हैं और परस्थान में तिगुने तिगुने होते हैं। ये इसको हम और आगे कल बता देंगे। आज अपना समय हो चुका है। बोले महावीर भगवान की